बहुत ज्यादा भीड़ है, तो लग नहीं रहा कि अर्ली चेक इन मिल पाएंगे, बट देखते हैं एक बार बातचीत करके क्या हो सकता है। तो शिप्रा नदी है, जिनको मोक्षदायिनी शिप्रा भी कहते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर तो मैंने बहुत सारे देखे और घूमे, पर ये पहला 11 मुखी हनुमान मंदिर है जहां हम विजिट करने पहुंचे। ये ट्रिप हमने सावन में किया था और ये वीकेंड ट्रिप था, जिसके लिए हमने फ्राइडे को ट्रेन पकड़ी, सैटरडे संडे उज्जैन विजिट किया और फिर वापस आ गए। तो सावन में उज्जैन में कितनी भीड़ होती है, हमें भी इसके बारे में बहुत जिज्ञासाएं थी। तो जब वहाँ गए तो हमको जो एक्सपीरियंस हुआ वो जैसा सुनते हैं उसकी तुलना में काफ़ी अलग था, और विजिट करके बहुत मज़ा आया और वीकेंड काफ़ी सक्सेसफुल फील हुआ। तो आपको भी अगर जिज्ञासाएं हैं कि सावन में कितनी भीड़ होती है और कितना फिजिबल है उज्जैन जाना, फैमिली के साथ जाना सही है या नहीं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में ही छिपा है आपके सवालों का जवाब। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन जो है आ गई है। ये रहा हमारा कोच, और अब हम आपसे मिलेंगे कल सुबह जब हम उज्जैन पहुंच जाएंगे। हमारी जो ट्रेन है वो दौंड इंदौर एक्सप्रेस है, इकलौती ट्रेन है जो पुणे से इंदौर तक आती है। तो हमने इसमें बुकिंग 2 महीने पहले ही कर ली थी, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है। ट्रेन का अराइवल टाइम 6 बजे है और हम पहले ही पहुंच चुके हैं। हमारे होटल का चेक इन टाइम 12 बजे का है, तो इसलिए हमने IRCTC के रिटायरिंग रूम्स में भी पता किया कि वहाँ पे शायद रूम मिल जाए। ऑनलाइन 2 बार IRCTC से रिटायरिंग रूम बुक करने का ट्राई किया था, बट दोनों ही बार बुक नहीं हुआ, ऐसे भी डिडक्ट हो गए। रिटायरिंग रूम्स में जाके पता किया, वहां कोई मिला ही नहीं जिससे बात कर सकते थे। तो जो रिसेप्शन काउंटर है उस पे भी कोई नहीं था। तो अब हम फाइनली होटल की ओर जा रहे हैं, जाके देखते हैं अगर वहां पे कोई सुविधा हुई तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, शायद कोई और रूम बुक करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये है सुबह सुबह उज्जैन शहर का नजारा, बिल्कुल भी खाली सड़कें हैं। हमारा होटल जो है बिल्कुल पास में ही है, मगर प्लेटफॉर्म 1 पे उतरे थे तो घूम करके आना पड़ता है और ये फ्लाईओवर क्रॉस करना पड़ता है। फ्लाईओवर के दूसरी ओर स्टेशन के बिल्कुल पास में हमारा होटल पड़ता है। तो हमने जो होटल बुक किया है वो MPT का होटल है। MPT यानी MP टूरिज्म। तो MP टूरिज्म का ये शिप्रा रेसिडेंसी है, बहुत ही बड़ा पार्किंग स्पेस है, बहुत बड़ा प्रांगण है इनका कुल। पिछली बार हम आए थे तो MPT उज्जैनी बुक किया था, जो बिल्कुल इस होटल के सामने ही है और रोड के दूसरे साइड में है। तो पिछली बार अपनी गाड़ी से आए थे और पार्किंग में बिल्कुल सोचना नहीं पड़ा था। जब आप पुणे और मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं तो पार्किंग देख करके जाना पड़ता है, बट यहाँ कम से कम पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। ये है होटल का रिसेप्शन स्पेस। सुबह सुबह काफी लोग आ गए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो लग नहीं रहा कि अर्ली चेक इन मिल पाएंगे, बट देखते हैं एक बार बातचीत करके क्या हो सकता है। रिसेप्शन पे बातचीत करके पता चला जैसा एक्सपेक्टेड था, कोई रूम खाली तो नहीं है, मगर वो एक रूम दे रहे हैं जिसमें हम फ्रेश होकर के मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं, और जब वापस आएंगे तो हमें अपना रूम रेडी मिलेगा। ये भी ठीक है। तो सबसे पहले हम निकल रहे हैं महाकालेश्वर मुख्य मंदिर दर्शन के लिए। हमने पास लिया हुआ है क्योंकि सावन का समय है और बहुत भीड़ एक्सपेक्टेड है, पर सुबह सुबह रास्ते तो बिल्कुल खाली मिल रहे हैं। मंदिर के पास जाके देखते हैं कितनी भीड़ होती है। तो ये है मंदिर जाने का मुख्य रास्ता। नॉर्मली जब आप दिन के समय आएंगे तो इस रास्ते में बहुत भीड़ मिलती है। हम थोड़े सुबह आ गए हैं, अभी 9 बज रहे हैं। हमारा पास जो है 10 से 11 के बीच का है। तो पास जो है इसको आप चाहे तो वेबसाइट से ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, हमने वैसा ही किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मंदिर के बाहर से भी ले सकते हैं। मगर मंदिर के बाहर से अगर आप पास लेंगे तो आपको घुमा फिरा करके लाइन में लगना ही पड़ेगा, जहां कम से कम 15 से 20 मिनट की वेटिंग रहती है। तो ऑटो रिक्शा यहाँ पे ड्रॉप कर देता है और यहाँ से वॉक करके जाना पड़ता है। तो यहाँ से हम वॉक करके जा रहे हैं। ये सुबह का समय है और उतनी भीड़ नहीं है, सारी दुकानें भी बंद ही नजर आ रही हैं। बच्चों को थोड़ी भूख लगी थी, बट खाने का अभी ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि मंदिर दर्शन के बाद वापस आते समय
तब तक दुकानें खुल भी जाएंगी, तब ब्रेकफास्ट करें। ये सुबह सुबह काफ़ी लोग मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि होटल चाहिए या फिर फ्रेश होने के लिए कमरा चाहिए। तो अगर आपके होटल में या फिर अगर आप डायरेक्ट भी आते हैं और कोई होटल नहीं बुकड है आपका, तो भी आप यहाँ पे आकर के ये सुविधाएं ले सकते हैं। तो यहाँ से सामने अब महाकालेश्वर मुख्य मंदिर नजर आने लगा है। तो इस रास्ते से जब आप गुजरते हैं तो दुकान वाले आपके पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि प्रसाद ले लो, और प्रसाद के बदले आप चाहे तो अपने चप्पल वहाँ पे रख सकते हैं। साथ में ये भी बोलते हैं कि जब आप आगे जाएंगे तो आपको चप्पल का कोई स्टैंड नहीं मिलेगा, जो कि बिल्कुल झूठ है। और पिछली बार हम इनके चक्कर में पड़ गए थे, हमने चप्पल रख दिया। और ये ऐसा भी बोलते हैं कि आप इस रास्ते से जा रहे हो और दूसरे रास्ते से घूम कर के आओगे और आपको काफ़ी घूमना पड़ेगा अगर आप अपना चप्पल स्टैंड में रखते हो तो, जो कि सही बात नहीं है। और पिछली बार हमने इनके दुकान पे चप्पल रख दिया था और जब हम बाहर निकले तो हम महाकालेश्वर कॉरिडोर के रास्ते बाहर निकले जो दूसरी ओर है, और वहाँ से हमें ऑटो रिजर्व करके लगभग 200 रुपये खर्च करके वापस इस जगह पे आना पड़ा था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने चप्पल मंदिर के ही चप्पल स्टैंड में रखें। अगर आपको यहाँ से प्रसाद लेना हो तो वो आप बिल्कुल अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। तो हम मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने ही जूता स्टैंड है। ये निःशुल्क है, बट आप अपनी इच्छा से चाहे तो 5-10 रुपए डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी सावन के हिसाब से मैंने जैसा एक्सपेक्ट करके रखा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, वैसी भीड़ है नहीं। तो मंदिर के जस्ट बाहर अभी सिक्योरिटी गार्ड मिले थे, उन्होंने बोला कि यहाँ से रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और किसी भी प्रकार का कैमरा जो है उसको सीज कर लिया जाता है, इसलिए मैं कैमरे को तो बंद ही कर दूंगा। और आपसे मिलते हैं मंदिर दर्शन के बाद। तो आखिरकार हम दर्शन के बाद बाहर निकले मंदिर से, और दर्शन में कुल मिलाकर हमको 2 घंटे लग गए। तो वीआईपी क्यू के बगल में एक और क्यू होता है जहाँ पे आपको अपने मोबाइल फोन्स जमा करने होते हैं। उसमें भी अच्छी खासी लाइन थी जिसमें हमको करीब 1 घंटा लग गया, और मंदिर दर्शन में 1 घंटा और। तो कुल मिलाकर 2 घंटे लग गए। और अब बच्चे जो है बिल्कुल थक गए हैं, तो हम वापस जाएंगे और होटल जाके आराम करेंगे। थोड़ा सा आराम करने के बाद हम फिर वापस निकलेंगे, बाकी का उज्जैन एक्सप्लोर करेंगे। ये जो पुल है शिप्रा नदी के ऊपर में छोटा सा पुल है, तो शिप्रा नदी है जिनको मोक्षदायिनी शिप्रा भी कहते हैं। तो अब हम चलते हैं होटल में, थोड़ा आराम करेंगे और फिर दोपहर के बाद निकलेंगे बाकी मंदिरों के दर्शन के लिए। तो होटल में 1-2 घंटे के आराम के बाद हम बाहर निकले सांदीपनी मुनि आश्रम की ओर, मगर रास्ते में 11 मुखी हनुमान जी का मंदिर दिखा। जब बाहर से ही हनुमान जी की मूर्ति नजर आती है और बहुत अप्रतिम सौंदर्य वाली मूर्ति है, तो हमने डिसाइड किया कि पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और फिर आगे की ओर जाएंगे। पंचमुखी हनुमान मंदिर तो मैंने बहुत सारे देखे और घूमे, पर ये पहला 11 मुखी हनुमान मंदिर है जहां हम विजिट करने पहुंचे। जब हम अपने होटल से भैरवनाथ मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में हमें ये मंदिर दिखा। इसकी प्रेसाइज लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मंदिर में स्थित प्रतिमा बहुत बड़ी है और सड़क से ही नजर आ जाती है। 2 बार मिस करने के बाद तीसरी बार आखिर हम हनुमान जी की इच्छा से मंदिर में प्रवेश हुए। इस मूर्ति में 11 मुख हैं, जिनमें 5 सामने से, 5 पीछे से और 1 मुख ऊपर की ओर है। 11 मुख क्रमशः वराह मुख, नरसिंह मुख, हयग्रीव मुख, नागमुख, रुद्र मुख, कपि मुख, श्री राम मुख, अग्निमुख, गजमुख, गरुड़ मुख और भैरव मुख के नाम से जाने जाते हैं। इन सारे मुखों की अलग अलग महत्ता है और अलग अलग प्रकार से फलदायी हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो आप भी इस हनुमान मंदिर दर्शन के लिए अवश्य पधारें। तो वहां से निकलकर हम सांदीपनी मुनि आश्रम में आए हैं। सांदीपनी मुनि, जिनको सभी जानते होंगे श्री कृष्ण के गुरु जी के रूप में, ये आश्रम उन्हीं का आश्रम है। उज्जैनी कितनी प्राचीन नगरी है इससे ही ज्ञात होता है। मार्कंडेय मुनि का आश्रम, सांदीपनी मुनि का आश्रम, ऐसे अनेक बड़े बड़े आश्रम इस शहर में स्थित हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को कैसी कैसी शिक्षाएं दी गई थी और किस प्रकार से दी गई थी उसका एक संग्रहालय बना हुआ है। जैसे ये 14 विद्याओं का एक संग्रहालय है।
इसी तरीके से अन्य भी संग्रहालय हैं। एक है जिसमें 64 विद्याएं हैं और एक अन्य संग्रहालय है जिसमें गीता के श्लोकों का वर्णन है। तो ये 14 विद्याओं का संग्रहालय है और जैसा आप देख सकते हैं दीवारों पर रचनाएं रचित हैं, चित्रकारियां बनी हुई हैं और सबके डिस्क्रिप्शन भी लिखे हुए हैं। अंदर में वास्तव में काफी अंधेरा है और कैमरा की लो लाइट सेटिंग में कुछ कुछ ही दिख पा रहा है। 14 विद्याओं में से एक ज्योतिष विद्या यहाँ पे दर्शाई गई है जिसमें ग्रहों नक्षत्रों को अध्ययन करके भविष्य का अंदाजा लगाया जाता था। इसी प्रकार अन्य 13 विद्याएं भी हैं। तो संपूर्ण 14 विद्याओं में 4 वेद, 4 उपवेद और 6 वेदांग हैं। चौदह विद्याओं के संग्रहालय से बाहर निकलकर हम 64 कलाओं की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में एक महादेव का मंदिर है जो सर्वेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में एक तालाब भी है जो लोगों को काफी आकर्षित करता है, खास करके बच्चों को, क्योंकि इसमें कछुए और मछलियां साफ साफ नजर आती हैं। फिलहाल इसको चारों ओर से घेरा हुआ है और लोग नीचे नहीं जा सकते। ये एक तरीके से अच्छा ही है, इसी कारण अंदर कछुए और मछलियां सुरक्षित हैं। तालाब के ठीक बाईं ओर से हम आगे चलते हैं 64 कलाओं के संग्रहालय में। तो इस तरीके से बना हुआ है 64 कलाओं का संग्रहालय। पिछली बार जब हम आए थे तो ये रेलिंग नहीं थी, पर इस बार रेलिंग बना दी गई है। अब मुझे ये नहीं पता कि सावन की भीड़ को संभालने के लिए ये रेलिंग है या फिर ये परमानेंट है। घेर दिया ना, पिछली बार घेरा हुआ नहीं था ना। पानी भी पहले कितना था, कितना सारा टर्टल पिछली बार जबकि अक्टूबर में आए थे। तो चूंकि ये बहुत बड़ा है, 64 विद्याओं का है, तो इसलिए मैं इस क्लिप को फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। इन छोटे चित्रों में प्रदर्शित किया गया है गीता के श्लोकों का ज्ञान। निकलकर जब मुख्य भवन के अंदर में आते हैं तो वहां पर स्थित है श्रीनाथ जी की एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति। वहीं बगल में ये हॉल भी है जिसमें 108 तीर्थ स्थानों के नाम वर्णित हैं।
बाहर में सुदामा जी और बलराम जी की प्रतिमाएं भी हैं। तो अब हम निकलेंगे सांदीपनी मुनि आश्रम से बाहर किसी अन्य स्थान के लिए। तो संदीपनी मुनि आश्रम के बाद हम मंगलनाथ मंदिर गए थे, मगर मंगलनाथ मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ मिली, अभी तक की सबसे ज्यादा भीड़। इवन महाकालेश्वर मुख्य मंदिर से भी ज्यादा भीड़ मंगलनाथ मंदिर में मिली। तो इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वहां रिकॉर्डिंग करना इम्पॉसिबल सा हो गया, इसलिए वहां का कुछ भी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद आखिरकार अब जो है हम श्री काल भैरव मंदिर आए हैं। तो श्री काल भैरव मंदिर पहुंचते पहुंचते हमें शाम के 7 बज गए हैं। तो इस लाइन में हमको लगभग 1.5 घंटे खड़ा रहना पड़ा और आखिरकार दर्शन हो गए। तो काल भैरव मंदिर दर्शन के पश्चात हम सीधा होटल आ गए हैं। यहाँ हमारा डिनर कॉम्प्लीमेंट्री है। रास्ते में हमने दाल बाफले खाने का ट्राई किया, मगर वहां पे एक कंपलसरी था कि पर पर्सन एक थाली लेनी पड़ती, और हम उतना खा पाने की हालत में अभी थे नहीं, तो हमने आज तो मना कर दिया। कल के दिन जरूर ट्राई करेंगे। फिलहाल यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है और जो भी खाया बहुत ही स्वादिष्ट था। तो खाने के बाद अब हम चलेंगे आराम करने और आपसे मिलते हैं कल सुबह, जब हम बाकी के उज्जैन को एक्सप्लोर करेंगे। तो कल रात बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि हम सब बहुत थके हुए थे, और आज सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम जहां आए हैं वो है सिद्धवट मंदिर। ये सिद्धवट मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ से अंदर जाते हैं और फिर से शिप्रा नदी के किनारे पे बसा हुआ है सिद्धवट मंदिर। तो आज का प्लान है कि आज हम जाएंगे सिद्धवट मंदिर, उसके बाद यहाँ से निकल कर जाएंगे महाकालेश्वर कॉरिडोर, और कुछ दूर कोशिश करेंगे हर सिद्धि माता मंदिर घूमने का। और ये सब करने के बाद रामघाट होते हुए हम 4-5 बजे तक वापस से स्टेशन पहुंच जाएंगे, क्योंकि 6 बजे से हमारी ट्रेन है। तो ये जो सिद्धवट मंदिर है काफी प्राचीन है और बहुत ही प्रसिद्ध है। तो विक्रम बेताल की कहानियां तो हम सभी ने सुनी होंगी, पर क्या आपको पता है कि ये सिद्धवट मंदिर वही मंदिर है जहां के वट वृक्ष के नीचे महाराज विक्रम ने बेताल को सिद्ध किया था, और फिर उन्हीं की कहानियों से जुड़ गई है विक्रम बेताल की कहानियां। तो ये सिद्धवट मंदिर जो है शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है, और ये मंदिर है जहां थोड़ी सी लाइन दिख रही है आपको। इस सामने इस बोर्ड पर इतिहास लिखा हुआ है, जो 2000 वर्ष पुराना बेताल को वश करने में सिद्धि प्राप्त की थी, वो सारी कहानियां लिखी हुई हैं, जैसा कि आप देख और पढ़ सकते हैं। तुषारात्रिसङ्काशगौरं गभीरम् और ये है महाराज विक्रम का एक चित्र। तो वहां से निकलकर हम अब आ चुके हैं राम घाट के पास। हमने रिक्शा वाले को कहा कि हमें हरसिद्धि माता मंदिर घुमा के महाकालेश्वर कॉरिडोर तक ड्रॉप कर दे, पर उसने साफ मना कर दिया क्योंकि बहुत ट्रैफिक है उस ओर। तो जैसा रिक्शा वाले भैया ने बताया, हम टहलते हुए रामघाट से होते हुए शिप्रा नदी के किनारे किनारे हरसिद्धि माता मंदिर तक जा सकते हैं, और वहां से महाकालेश्वर कॉरिडोर तक जा सकते हैं। मगर कॉरिडोर घूमने में बहुत ही ज्यादा चलना पड़ेगा, जो मैं अभी दोपहर के टाइम नहीं करना चाहता। बच्चों के साथ ऐसा धूप में ट्रैक करना घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है, साथ में जब आप एक बच्चे को गोद में उठाकर घूम रहे हो। तो थैंकफुली बच्चे भी इतने उत्साहित हैं कि वो ज्यादा परेशान नहीं करते, और साथ हमारे साथ घूमने में बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। तो मैं दूसरी बार उज्जैन आ रहा हूँ, और ये पहली बार है जब मैं शिप्रा नदी के तट पर आया हूँ, रामघाट आया हूँ। कंपैरेटिवली यहाँ पे नदी जो है काफी साफ दिखती हैं, मेंटेन किया हुआ है सफाई को। और आप घाट से बाहर कहीं शहर में नदी को देखते हैं तो इतनी सफाई नहीं दिखती, पानी का रंग भी काला दिखता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लीन रखा गया है, जो कि अच्छी बात है। काफी लोग नहा भी रहे हैं। तो हम भी घूमते घूमते ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं, और तो थोड़ा सा टायरिंग है, बट बादल घिरे हुए हैं तो इतनी गर्मी नहीं है। भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्
एक जगह पे पानी में उतरने की कोशिश की थी, मगर सीढ़ियों पे बहुत ज्यादा फिसलन है और मैं फिसलते फिसलते बचा। यूं तो मुझे तैरना आता है, मगर फिसलने से आपको चोट लग सकती है, इसलिए आप भी थोड़ा सावधानी मेंटेन कर सकते हैं। सदा सज्जनानंद तो इस जगह पे ठीक ठाक भीड़ है और काफी ज्यादा लोग नहा रहे हैं। अब नहाने वाले तो नहीं हैं क्योंकि फिर बच्चे भी परेशान करेंगे, इसलिए हम यहाँ से सीधा आगे जाएंगे और हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन प्राप्त करेंगे। प्रसीद प्रसीद प्रभो ऑलरेडी 500-600 मीटर चल चुके हैं और सामने जो गुंबद दिख रहे हैं वहां से हमें बाएं मुड़कर आगे जाना है, जो हरसिद्धि माता मंदिर की ओर लेकर जाएगा रास्ता। मंगल। तो नदी के घाट से बाएं मुड़ने के बाद काफी चढ़ाई मिली, जिस कारण वहां पे हमें रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ा क्योंकि दोनों बच्चों को उठाना पड़ा। और फाइनली अब जाके हम हरसिद्धि माता मंदिर के परिसर में पहुंच चुके हैं। तो ये मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है और ये भी एक शक्तिपीठ है। तो अब हम चलते हैं माता के दर्शन के लिए। मंदिर में भीड़ अच्छी खासी थी, मगर दर्शन में समय नहीं लगा क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। मंदिर के प्रांगण में ही अन्य मंदिर भी हैं, जिनमें करकोटेश्वर महादेव भी हैं। तो हमने यहाँ दर्शन प्राप्त किया। उसके पश्चात गणेश मंदिर में दर्शन प्राप्त किया और फिर वापस महाकालेश्वर कॉरिडोर की ओर निकले। मगर आज का ट्रिप बहुत टायरिंग हो गया है और बच्चे भी थोड़ा परेशान करने लगे हैं, तो महाकालेश्वर कॉरिडोर जाके हम ज्यादा तो नहीं घूम पाएंगे। और मेरा मुख्य उद्देश्य है महाकालेश्वर कॉरिडोर से 3D ग्लासेस लेने का, तो मैं बस वो ग्लासेस लेके वापस की ओर लौटूंगा। तो इस बार कॉरिडोर में किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है और ये इमेजेस मैं पिछले बार के विजिट से लगा रहा हूँ। और मैंने ये रियलाइज किया कि दिन की अपेक्षा रात में कॉरिडोर घूमना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो इस प्रकार महादेव की कृपा से हमारी सावन में महाकाल यात्रा संपन्न हुई और हम मिलते हैं आपसे अगले किसी व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय महाकाल।